गुड मॉर्निंग क्लास 10 वेलकम बैक इन सेकेंड लेक्चर। हम पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर कर रहे थे, ये आपका सेकेंड लेक्चर है, हम रिवीजन कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को कौन कौन से चैलेंजेस उनके सामने होती है, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी के अंदर ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स। ये जो पार्टीज होती है पॉलिटिकल पार्टीज, वो अपने जो मेंबरशिप रजिस्टर्स हैं उनको नहीं रखती हैं। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, इनकी जो संस्थागत मीटिंग्स होती हैं वो नहीं करते हैं। डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, और जो इनका इंटरनल इलेक्शन होता है उसे भी वो रेगुलरली हेल्प नहीं करते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी। जो वहाँ के साधारण लोग होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, पार्टी के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है। दे डू नॉट हैव द मीन्स द कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। As a result, the leader assume greater power to make decision in the name of the party. Since one or few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it. यहाँ पे स्टूडेंट्स बता रहे हैं यहाँ पे कि पार्टी के अंदर एक दो मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनका जो है डिसीजन मेकिंग में और सब चीज़ों में उनका ज़्यादा रोल होता है। बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनको इतनी जानकारी मिल ही नहीं पाती है, और वो जो है इस लीडरशिप से उन लोगों को जो है दूसरे लोग जो होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी यही है कि और लोग जो है उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। पार्टी के सिर्फ 2-4 लोग ही काम करते हैं, बाकी लोगों को इतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती है। और प्लस इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि इनके मेंबरशिप रजिस्टर जो है वो नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं होती है समय पे, और इंटरनल इलेक्शंस भी समय पे नहीं होते हैं। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या समझे, हमने ये समझा है कि ना इनके रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, भाई रजिस्टर मेंबरशिप रजिस्टर्स जो होते हैं वो इन्होंने नहीं रखे होते हैं, और इन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स जो होती हैं ये प्रॉपरली ये हेल्प नहीं करते हैं, और इनका जो इंटरनल इलेक्शंस है वो भी रेगुलरली ये नहीं करवाते हैं। प्लस लैक ऑफ डेमोक्रेसी में हम इंटरनल डेमोक्रेसी के अंदर जो मेन इन्होंने हमें जो बताया है वो ये बताना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा चलती है, बाकी के जो लोग होते हैं जो ग्रुप के अंदर होते हैं उनको पता भी नहीं चलता है कि काम क्या चल रहा है, पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, और कई बार जो है उनको डिसीजन में शामिल ही नहीं किया जाता है। सिर्फ एक दो जो लोग होते हैं उनकी ही बातों को, उन्हीं के डिसीजंस को फाइनल मान लिया जाता है, जिससे जो दूसरे लोग होते हैं उनको वो लीडरशिप अच्छी नहीं लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड ये बता रहे हैं हमें पॉइंट डायनेस्टिक सक्सेशन। सेकंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। ये भी बता रहे हैं कि ये जो है फर्स्ट वन से रिलेटेड है। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन, कह रहे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बिल्कुल ओपनली प्रैक्टिस नहीं करती है ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, दे आर वेरी फ्यू वेज। कह रहे उनका जो ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शिता वाले रास्ते से वो काम नहीं करते हैं। फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज अप द टॉप इन अ पार्टी, जो उनके साधारण लोग होते हैं, मतलब जो साधारण लोग हैं उनको ऊपर तक ले जाने के लिए वो ऐसी कोई पारदर्शिता वाली काम नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ ही लोग जो पॉलिटिकल पार्टी है जिनके अंडर में वो पार्टी है तो वही वो काम करते हैं। अब यहाँ पे दोज हैपन टू बी द लीडर्स आर इन अ पोजीशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज और इवन देयर फैमिली मेंबर्स इन मैनी पार्टीज। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये कि वो जो है, अब वो जो कुछ लोग हैं, मतलब सब लोगों को तो हमने इसमें क्या पढ़ा, सभी लोगों को तो पार्टिसिपेट करने का पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मौका नहीं मिलता। 2-4 जो लोग होते हैं वही पॉलिटिकल पार्टी को संभालते हैं और वही क्या करते हैं, एडवांटेजेस उठाते हैं और अपने फेवर के अकॉर्डिंग वो काम करवाते हैं। इसमें कह रहे हैं कई बार फैमिली के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। अब इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली। कह रहे हैं बहुत सारी हम पार्टीज में देखते हैं जो भी टॉप पोजीशन में होता है, ठीक है ना, वो ही उस पूरी फैमिली को कंट्रोल करता है। दिस इज अनफेयर टू ईच मेंबर ऑफ दैट पार्टी। कह रहा है ये बहुत ही अनफेयर है सभी पार्टी वालों के लिए, जो भी पार्टी के होते हैं उन सब के लिए अनफेयर है। दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी के लिए भी बैड है। सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस, कह रहे वो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और पॉपुलर सपोर्ट कम टू द ऑक्यूपाई पोजीशन, और वो क्या करते हैं, और बाकी वो लोग जो अपने सपोर्ट से पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, सीट को घेर लेते हैं,
दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये टेंडेंसी यार हर जगह पाई जाती है, इंक्लूडिंग इन सम ऑफ ओल्डर डेमोक्रेसीज, कुछ ओल्डर डेमोक्रेसीज में भी ये पाई जाती है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, डायनेस्टिक सक्सेशन के अंदर ये हमें बता रहे हैं स्टूडेंट्स, डायनेस्टिक सक्सेशन में कह रहे हैं कि एक जैसे इसको इन्होंने फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट चैलेंज था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी उसके साथ जोड़ा है। इसके अंदर ये हमें बता रहे हैं बच्चों कि जो सेकंड चैलेंज है वो डायनेस्टिक सक्सेशन ऐसे है कि इसके अंदर भी वही जो एक दो लोग हैं जो टॉप में है वो अपनी बातें दूसरे लोगों से बनवाते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वहाँ पर उनको जो है उनकी कोई मतलब उनको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। और जैसे मान लीजिए आप किसी फैमिली से में से कोई भी टॉप में है और वो जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, तो किसकी चलती है? उसी की, जो टॉप का लीडर है। बाकी और लीडर्स को और मिनिस्टर्स को इतना मौका नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे उसके पीछे सपोर्ट है, पीछे से डायनेस्टिक सक्सेशन की है एक तरीके से, जो पीछे से ही उसको सपोर्ट है, मतलब उसके जो पीछे के लोग थे वो भी पॉलिटिक्स में थे और फिर जो वो भी पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट है। और जो नया बंदा वहाँ आ रहा है, जो नया अभी खड़ा हो रहा है पॉलिटिक्स में आ रहा है, वो वहाँ पर उसको नहीं खड़े होने देते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो पुराने लोग हैं जिनके पहले से ही फैमिली मेंबर्स इलेक्शंस पॉलिटिक्स में रहे हैं और पॉलिटिक्स में वो सत्ता में रहे हैं, फिर आगे जाके उनकी नई जनरेशन सत्ता में आ रही है और उसके विपरीत कोई एक नया बंदा सामने आ रहा है, फ्रेश जो पॉलिटिकल लीडर सामने आ रहा है, तो उसको सामने निकलने के लिए, उसको उठने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं, पुराने लोगों का सपोर्ट होता है अपनी नई पीढ़ी में, जिसके कारण वो जो नई पीढ़ी का बनता है, जिसका पूरा परिवार जो पहले से ही पॉलिटिक्स के अंदर रहता है, वो क्या करता है, उसको सपोर्ट देता है, जिसके कारण वो जो सीट होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, चाहे उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है या नहीं है। समझ आया बच्चों डायनेस्टिक सक्सेशन क्या है? अब इसके बाद ये बात करते हैं मनी एंड मसल पावर की। मनी और मसल पावर की देखो इलेक्शंस में ज़्यादातर देखते हैं कि क्या किया जाता है। इलेक्शंस के अंदर हम देखते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाती है, वो हर कीमत में वोट्स जो है अपना वोट बैंक जो है, अपना वोट बैंक बिल्कुल खराब नहीं करना चाहते हैं, वो हर कीमत पे जीतना चाहते हैं, जिसके लिए वो खूब सारा पैसा बहाते हैं, पानी की तरह पैसा जो है बहाते हैं। ऊपर से मसल पावर का भी यूज़ करते हैं। मसल पावर का यूज़ करते हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, कहीं कहीं जहाँ उन्हें लगता है कि वो वोट्स को पैसों के बल पे नहीं खरीद पाते हैं, वहाँ पर वो मसल पावर का भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये भी जो है, ये मनी और मसल पावर भी एक चैलेंज के रूप में आता है। ठीक है, समझ आया? यस और नो? हाँ, तो आगे ये लास्ट हमारा पॉइंट है मीनिंगफुल चॉइसेस। मीनिंगफुल चॉइस में हमें क्या बता रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज में ये भी एक चैलेंज होता है, लोगों के लिए ये एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर की, क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत सारे पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पाई जाती है हमारे देश के अंदर। ठीक है, अब इन पॉलिटिकल पार्टीज में से किसको पसंद करना है, किसको वोट देना है, ये लोगों के ऊपर है। यहाँ पे मीनिंगफुल चॉइस को लेके बात आ रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें ये देखना कि कौन सी, किसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है, किसके अंदर ऐसी योग्यता एबिलिटी है जो एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए, जो डेमोक्रेटिक कंट्री को ठीक से चलाए। तो वो मीनिंगफुल चॉइस के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को हम जितवाए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को हम वोट डालें। तो ये भी एक तरीके से चैलेंज के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर लोग जाति को देखते ही मेरी जाति का वोट दे दिया, कि मेरे धर्म का वोट दे दिया। तो यहाँ पर इन सबको ना सोचते हैं, ये होना चाहिए, मीनिंगफुल चॉइस होनी चाहिए, उसकी काबिलियत देखी जानी चाहिए, उसकी योग्यता देखी जानी चाहिए, क्या वो सही तरीके से देश के लीडरशिप के लायक है, क्या वो लीडरशिप के लायक है, क्या वो देश को सही तरीके से चला सकता है, क्या सरकार बनने के बाद ये सही काम करेगा। तो मीनिंगफुल चॉइस होनी चाहिए। तो ये भी एक चैलेंज है। ठीक है, तो बच्चों हमने चैलेंजेस में पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जिसमें हमने जाना कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ टॉप के लीडर्स होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ टॉप के लीडर्स होते हैं, जिसमें चलती किन की है, उन्हीं लीडर्स की चलती है, और बाकी जो ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है। हर डिसीजन वही बड़े बड़े जो टॉप लीडर्स हैं वही लेते हैं।
डायनेस्टिक सक्सेशन में हमने पढ़ा कि इसमें भी हमने उन्हीं से जुड़ा हुआ जो टॉप लीडर्स है उनका ही बोलबाला है, ठीक है। अब उनकी जनरेशन आगे आती है तो वो सोचते हैं कि जो उनकी जनरेशन है, उनके फैमिली मेंबर्स है, उस सीट पे अब वो बने रहे, ठीक है। अब वो अगर रिटायर हो रहे हैं तो आगे उनके बच्चे वहाँ पे आ जाए, पर वहीं पर अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो उसके लिए वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके जो पुराना है, जिसके पहले से ही जो पुराने लोग हैं वो वहाँ पर टिके हुए हैं, सत्ता में टिके हुए हैं, तो वो तो वहाँ अपने नए बच्चे को सपोर्ट कर देंगे कि वो उस सीट को ऑक्यूपाई कर ले। पर वो जो नया इंसान आया उसके लिए वहाँ इलेक्शंस में, पॉलिटिकल पार्टीज में जगह बनाना, खड़े रह पाना, सत्ता पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा हमने पढ़ा मनी एंड मसल पावर, जिसमें हमने क्या जाना कि पैसों को हम जब इलेक्शंस के समय देखते हैं किस तरीके से पैसों को पानी की तरह बहा दिया जाता है जीतने के लिए। इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टी पैसों को पानी की तरह बहाती हैं और मसल पावर पर भी यूज करते हैं, तो ये भी एक तरीके से चैलेंज है। फोर्थ हमने पढ़ा मीनिंगफुल चॉइसेस। लोग पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में मीनिंगफुल चॉइसेस को तवज्जो दें और उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है एक तरीके से कि कौन सी पार्टी को जिताए, और यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर उस व्यक्ति की, उस पॉलिटिकल पार्टी की कैपेबिलिटी देखे, एबिलिटी देखते क्या ये योग्य है, उसकी योग्यता के आधार पर उसको वोट डालें। तो यहाँ पर ये भी एक चैलेंज हो जाता है। क्लियर है सभी को? अब ये बता रहे हैं, देखो पार्टीज में कुछ ना कुछ हमने ये जाना कि कहीं ना कहीं चैलेंज है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा भी है कि जो, ताकि इन पार्टीज में हम सुधार कर सकें, ठीक है। इन पार्टीज में क्या करें, सुधार कर सके, ताकि किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई भी प्रॉब्लम जो है सामने ना हो, किसी भी तरीके का करप्शन सामने ना आए। तो उसके लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एमएलएज और एमपीज को, जितने भी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन, उनको बिल्कुल जो है वो अपनी सीट छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाए, ठीक है। वो ट्रांसफर हो जाते हैं ना एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, ठीक है ना, तो ऐसा वो नहीं करेंगे। तो ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है ड्यूरिंग इलेक्शन तो बिल्कुल भी वो ऐसा काम ना करें कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है, ताकि मिनिस्टर्स रिवॉर्ड के लिए, पैसों के लिए एक ग्रुप को छोड़ के, एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे जीत और हार में बहुत बड़ा जो है फर्क पड़ता है। तो ये ड्यूरिंग इलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये ऑर्डर्स दिए कि ऐसा नहीं होगा। सेकेंडली, एक एफिडेविट, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ही एक एफिडेविट इन्होंने बताया है, क्योंकि लोगों का इलेक्शन के समय हमने देखा है पैसों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है, लोग पानी की तरह पैसा बहा देते हैं, मसल पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस समय तो बस किसी भी हाल में एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता पे आना चाहती है, वो जीतना चाहती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक एफिडेविट बनाने के लिए उन्होंने रखा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो इलेक्शंस में खड़ा होगा, वो एक एफिडेविट बनाएगा जिसमें उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ताकि कल को वो पैसा लगाए तो उनके पास ये आइडिया रहे कि इसके पास जो है इतना पैसा था और इतना लगाया, कहीं वो उससे लिमिट से ज़्यादा बाहर ना जाए। प्लस उसको सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है ये भी बताना है, ये भी अपना क्लीन चिट देना है इलेक्शन कमीशन को कि उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस चल तो नहीं रहा है, या कोई पेंडिंग तो नहीं है, या कोई भी केस है तो नहीं उसके ऊपर, यानी उसको क्लीन चिट ला के देना है कि उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल रहा, ठीक है ना। वो बिल्कुल साफ चरित्र का है, साफ करेक्टर का है, कोई भी उसका जो है कोई भी इलीगल काम उसने नहीं किया, ठीक है। आगे लास्ट में ये बताते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा था, इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये भी जरूरी रखा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये समय समय पे ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करे, यानी अपने आपस में संस्थागत जो चुनाव है उनको करे, ठीक है। और प्लस इसी के साथ साथ फाइल देयर इनकम टैक्सेस रिटर्न, जो भी इनका इनकम टैक्स रिटर्न होता है उसको फाइल करे, उनको दे, ताकि देश में जो है देश सही ढंग से चल सके। तो स्टूडेंट्स, हमने इस सेकंड वीडियो के अंदर, ये रिवीजन पार्ट है आपका, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल में बताया जाए, और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि चैलेंज कौन कौन से, जिसमें हमने पढ़ा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन सेकंड वन, थर्ड में मनी एंड मसल पावर, फोर्थ में मीनिंगफुल चॉइस।
फिर हमने यहाँ पे पढ़ा रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सुधार। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या सुधार हुए, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जाना कि यहाँ पे क्या किया गया, एमपीज और एमएलएज जो है अपनी सीट ड्यूरिंग इलेक्शन छोड़ के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नहीं जाएंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप में, पॉलिटिकल पार्टीज में बिल्कुल नहीं जाएंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से मनी का और मसल पावर का जो प्रभाव है उसको रिड्यूस किया जाए। वहाँ पे मैंने जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है उसके लिए वहाँ पे क्या किया गया, एफिडेविट बनवाया गया जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा देगा। साथ ही साथ ये भी बताएगा कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है या चल तो नहीं रहा है, किसी भी तरीके को कोई क्रिमिनल केस उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। उसको अपनी क्लीन चिट देनी है इलेक्शन कमीशन को, बिल्कुल साफ सुथरे चरित्र का इंसान है, कोई भी केस इसके ऊपर नहीं है। थर्ड, इसने बताया इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज होल्ड करें, प्लस अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली पे करें। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी सेकेंड वीडियो थी, आपकी पॉलिटिकल चैप्टर आपका पॉलिटिकल पार्टीज था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे पर्सनल नंबर में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों।